नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदर्श मिश्र जी द्वारा रचित कहानी शेष यात्रा। सुबह आंख खुलने पर भी सुरेंद्र बिस्तरे में लेटा ही रहा। चाय चाय की आवाज आए तो उठे, फिर एकाएक चौंक पड़ा। ओह, उसे क्या हो गया है कहकर उठ बैठा और पूरा घर झांसा चिल्ला उठा। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, सूनी सूनी आंखों में से सामने के शून्य को निहारता रहा। फिर दीवार पर लटकी पत्नी की फोटो पर उसकी नजर टिक गई। देर तक उसमें खोया रहा, उठा, धीरे से उसके पास गया और निहारता खड़ा हो गया। फिर फ्रेम से सिर टकराकर बिलख उठा, क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर। कुछ देर यूं ही टिका रहा, फिर डगमगाता हुआ किचन की ओर बढ़ा। चाय बनाई, लेकिन कुर्सी पर बैठ गया। पहली घूंट भरी, स्वादहीन लगी। स्वादहीन, हाँ। एक तो उसे अच्छी चाय बनानी आती ही नहीं थी, दूसरे उन हाथों की चाय के बाद अपने हाथों की चाय पी ली सुरेंद्र ने, क्योंकि उसे तो अब वही चाय पीनी पड़ेगी। आज उसे गए 15 दिन हो गए। कल तक तो सगे संबंधी यहाँ थे। क्रियाक्रम की हलचल और सगे संबंधियों की उपस्थिति के कारण घर का सूनापन कुछ बहला रहा। कल शाम तक सभी चले गए और आज वह रह गया निपट अकेला। अकेला तो वह रहता ही था। धीरे धीरे सभी उसे छोड़ते गए और वह अकेला चलते गए, लेकिन कोई नहीं था। पार्वती तो थी ना, उसके साथ होते हुए उसने सारा अकेलापन झेल लिया। सच पूछिए तो उसने कभी अकेला होने ही नहीं दिया। उसके कारण उसका निजी से निजी दर्द भी अकेला नहीं होने पाया। उसने उसे पहचान लिया था, बांट लिया और यदि संभव हुआ तो उससे छीन भी लिया। वह भीतर ही भीतर बड़बड़ाने लगा, तुमने यह सब क्यों किया पार्वती? तुमने मुझे शुरू से ही मेरा अकेलापन ढूंढने दिया होता तो यह अकेलापन मुझे आज इतना अजनबी ना लगता। तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते उठने वाले अकेलेपन को धकियाकर उसमें स्थान पर अपने को खड़ा कर देती और खड़ा कर देती थी। अब अपनी इतनी निर्ममता तुमने क्यों बरती? क्यों मुझे बेसहारा छोड़कर चली गई? सुबह से इतनी गर्मी और अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आगे क्या होगा? उसने उठकर फुल पंखा चला दिया। पंखा चल रहा है। चाय पीते पीते वह निर्दोष्य भाव से अपने बेडरूम में अपनी नजरें घुमा रहा था। पार्वती के जाने के बाद बेडरूम में पड़े उसके किसी सामान को उसने नहीं छेड़ा। बगल में उसका बिस्तरा, उसकी चादर वैसे ही पड़ी थी। खूंटी पर झूलती हुई 2-1 साड़ियां वैसे ही झूल रही थी। वहीं उसका बक्सा था, जिसे अभी उसने खोलकर देखा नहीं था कि क्या क्या है उसमें। हाँ, इतना जरूर जानता था कि इसमें उसकी वे प्रेम चिट्ठियां हैं जो उसने शादी के बाद उसे लिखी थी। उसने उससे कई बार कहा, फाड़ दो ना ये चिट्ठियां, बच्चों के हाथ पड़ जाएंगी तो, लेकिन उसने कभी इस बारे में सुना ही नहीं। उधर टेबल पर शीशा है, उसके पास कंघी है, सिंदूरदान है। पंखे की हवा से एक साड़ी बार बार हिल रही थी। लगा जैसे वह स्वयं हिल रही है। उसने देखा देखता ही रह गया, स्वयं उसी को ही देख रहा हो। ऑफिस से आया है और पार्वती उसकी ओर आ रही है। उसके माथे पर गोल बिंदी लगी है, मांग में सिंदूर की चौड़ी पट्टी चमक रही है, आंखों में अन्नपूर्णा सी मुस्कुराहट। बहुत थक गई लगता है, बहुत काम रहा होगा ना? हाँ पार्वती, अब तो थकावट की ही उम्र आ रही है, बैठिए चाय लाती हूँ। थकावट? पार्वती पूछती है, थक गए? बहुत काम रहा क्या? अरे, यह काम न रहता तो उसकी थकावट का क्या कोई अंत होता? धीरे धीरे अवकाश प्राप्ति का समय पास आ रहा था। तब तो आराम ही आराम रहेगा और उस आराम की थकावट की कल्पना से ही वह थर्रा जाता और तब उसकी दृष्टि पार्वती की ओर चली जाती। जिस थकावट की कल्पना से वह थर्रा जाता है, वह थकावट तो वह बेचारी कब से भूख रही है। वह तो ऑफिस से बहला रहता है, अवकाश प्राप्ति के बाद भी जहां चाहे जा सकता है, किंतु पार्वती, वह तो दिन भर घर में अकेली ही रहती है। कभी कभार कोई पड़ोसन आ गई या वह किसी के यहाँ जाकर बैठ गई। कितनी कर्मठ है यह महिला। शादी के बाद से उसे देख रहा है कि वह कितनी सक्रिय है। घर के जितने सारे काम, साथ में परीक्षाओं की तैयारी, बच्चे होते गए, उसकी सक्रियता बढ़ती गई। घर में कितने काम निकाल लेती थी, काम ही जैसे उसकी सखी हो, सहेली हो। वही पार्वती अब उस सहेली के बिना घर में दिन भर कैसे रहती होगी। वह अपने लिए तो कुछ करती नहीं थी, जो कुछ करती थी उसी के लिए करती, और उसके लिए भी अब कितना करना पड़ता है। सुबह चाय नाश्ता भोजन, शाम को चाय नाश्ता भोजन और 2-4 कपड़े धो लेना, बस। लीजिए चाय पीजिए। वह अपनी चाय लेकर उसके सामने बैठ गई, जैसे कि वह अभी बैठा है। चाय पीजिए ना। हाँ हाँ कहकर उसने चाय उठा ली। क्या सोच रहे हैं आज ज्यादा गंभीर होकर? कितनी अकेली हो गई हो पार्वती? अरे, मैं आपके रहते अकेली कैसे हो गई? वह हंसने लगी। सो तो ठीक है पार्वती, लेकिन मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, तुम यहाँ अकेली?
अकेली? अरे अकेली कहाँ, वह धोबन है ना, आती है बैठ जाती है, अपना दुखड़ा सुना देती है घर का। वह काम वाली है, वह भी कभी कभी बैठ जाती है, पूरे मोहल्ले का दुख सुख सुना जाती है। कभी किताब लेकर मैं बैठ जाती हूँ। अरे वह आवारा गाय है ना, वह आकर दरवाजे पर रोटी के लिए खड़ी हो जाती है, तो उससे कुछ देर बातें करती हो। फिर गौर गौरैया है, आकर चावल का दाना मांगते हैं, तुम उनसे खेलती हो। कौवे तुम्हें गाना सुनाते हैं। बस बस, अब मजाक रहने दीजिए। आप विश्वास मानिए कि मैं सचमुच अकेली अनुभव नहीं करती। अब तो साल भर बाद आप भी सेवा मुक्त हो जाएंगे। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे फिरेंगे। हाँ पार्वती, संतानों के रहते हुए भी घर भर नहीं पाया। हम दोनों रह गए एक दूसरे के अकेलापन दूर करने के लिए। मत नाम लीजिए उन नालायकों का, वे संतान नहीं शत्रु हैं। पार्वती फनफना उठी। उसने पार्वती की ओर देखा, उसने मुंह फेर लिया। नहीं नाम लूंगा, कहाँ नाम लेता हूँ। मैंने भी समझ लिया है कि हमारी संतान थी ही नहीं। नहीं होती तो सचमुच दर्द नहीं होता, लेकिन होने पर कैसे मान लिया जाए कि वे नहीं हैं। क्यों ना मान ले। संतान कौन सा सुख पाया हमने? पाया क्यों नहीं, जब वे बच्चे थे तो कितना सुख पाया था हमने। भरे पूरे गदगदे बच्चे, हंसते महकते चहकते बच्चे, उन्हें नहलाना धुलाना, दूध पिलाना, खेलना, उनके साथ दौड़ना, प्यारी प्यारी बातें सुनना, शरारतें झेलना, कितना कुछ पाया था इन बच्चों से। हाँ पार्वती, उनसे बहुत कुछ पाया, लेकिन अपने को देकर। अब इनसे पाने का समय आया तो वे छोड़ते हुए चले गए। जवानी तो यूं बीत जाती है पार्वती, लेकिन बुढ़ापा अकेले नहीं बीतता। बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा बच्चे होते हैं, यानी पोते पोतियां। लेकिन हम लोगों के नसीब में यह सुख नहीं था तो नहीं था। पार्वती गुस्से में आ गई। नहीं था तो नहीं था माने? कौन हम उन कमबख्तों के सहारे जीते हैं? वे नालायक जहां रहे जैसे रहे सुखी रहे। और गुस्से से फनफनाती हुई रोने लगी। फिर आंसू पहुंचकर उसकी ओर मुड़ी। आप हैं तो अकेलापन कैसा, असली साथी तो पति पत्नी ही होते हैं, है ना? हाँ पार्वती, लेकिन हम लोग अमर होकर तो नहीं आए हैं ना। हम दोनों एक साथ तो नहीं जाएंगे। जरूर कुछ समय के लिए कोई ना कोई अकेला तो होगा तब। ऐसा मत कहिए, दर्दनाक चित्र मत खींचिए। जैसे वह दहशत में आ गई, वह धीरे धीरे खाट के पास गई और उस पर गिरकर रोने लगी। वह भी भर आया। उसके पास जाकर रूंधे गले से बोला, ना पार्वती ना। ऐसे ही कितना समय गुजर गया। वह सेवा मुक्त हो गया। उसे प्रसन्नता हुई कि अब वह पार्वती का अकेलापन कुछ कम कर पाएगा। दोनों को पढ़ने की आदत थी। दोनों पढ़कर उस पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करते, साथ चाय पीते, खाना खाते, बातें करते। यह पार्वती के रसोई का काम भी हाथ बटाता। पार्वती मना करती तो कहता, इस बहाने हम और भी साथ रहेंगे, मन बहला रहता है। कभी वह और पार्वती अपने किसी परिचित या साथी का दुख दर्द लेकर बैठ जाते और दोनों उसमें शामिल होकर देर तक उसके बारे में बातें करते। दोनों को कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ लगी रहती और दोनों एक दूसरे की देखभाल करते, दवाएं लाते। सेवा मुक्ति के बाद 7 साल का समय इस प्रकार ही सह यात्रा में बीत गया और एक दिन पार्वती उसे छोड़कर चली गई। कोई लंबी बीमारी नहीं, बुखार हुआ और डॉक्टर के अनुसार दिमागी बुखार हुआ और छोड़कर चली गई। उसने पार्वती की आंखों को पढ़ा था। ना जाने उसमें क्या क्या लिखा था। वह बोल तो पा नहीं रही थी, नेह आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, माफ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ कहाँ जा रही हूँ? कोई खींचे लिए जा रहा है। तुमने कहा था ना हम अमर होकर नहीं आए, किसी ना किसी को पहले जाना था। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले जा रही हूँ। पार्वती चली गई। 45 साल की लंबी सह यात्रा के बाद एकाएक छोड़कर चली गई। स्तब्ध ठहरे ठिठके अकेले राही की तरह वह चौराहे पर खड़ा है। सुनी आंखों से पीछे के रास्ते को देख रहा, दूर दूर तक अकेला। अब वह निपट अकेला है। कहने को तो 2 संतानों का पिता है, लेकिन संतानहीन होता तो अच्छा होता। पार्वती मरी, कोई नहीं आया, बल्कि उसने सूचना ही नहीं दी। सूचना क्या भेजनी थी, जब कोई खोज खबर लेनी ही नहीं। तो कितनी बार वह बीमार पड़ा, पार्वती बीमार पड़ी, चिट्ठियों में सूचनाएं भी गईं, लेकिन कोई नहीं आया। महज यह हिदायत आई, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल किया कीजिए। हो सकता है माँ के मरने की खबर सुनकर आते, फिर औपचारिक तौर पर उसका बंटवारा होता। दबी जबान से कहता मेरे साथ रहिए, दबी जबान से दूसरा कहता मेरे साथ रहिए। वह इस हास्यास्पद स्थिति में नहीं आना चाहता था। जिस किसी के यहाँ जाएगा, आश्रित होने की पीड़ा झेलेगा, अकेला तो होगा ही। जब अकेलापन ही झेलना है तो किसी का आश्रित होकर क्यों झेले, यहीं अपने कमरे में झेलेगा। लोग सोचते हैं कि लड़के होंगे तो अकेलेपन का सहारा बनेंगे। लोग क्या क्या नहीं करते लड़कों की प्राप्ति के लिए। उसे तो कुछ नहीं करना पड़ा था। सहज ही उसे बेटे नरेंद्र और महेंद्र प्राप्त हो गए। उसने और पार्वती ने सहज ही माँ बाप के आनंद और कर्तव्य से गुजरते हुए उन्हें अच्छे ढंग से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। नरेंद्र और महेंद्र दोनों ही पढ़ने में तेज थे। दोनों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। वह वैसे ही बहुत खुला हुआ है।
लेकिन बच्चों की पढ़ाई और नैतिक व्यवहार के मामले में बहुत कड़ा रहा। वह अपनी तमाम आवश्यकताएं सीमित कर बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर ध्यान देता और उनके व्यवहार और आचरण पर भी सावधानी से नजर रखता। उनको आदर्शवादी सीख देता रहा। उसे कितना अच्छा लगता जब लोग कहते कि सुरेंद्र जी के लड़के तो आदर्श हैं, पढ़ाई में इतने तेज और उनके शालीन व्यवहार का क्या कहना। दोनों में 2 साल का फासला था। दोनों हर कक्षा में प्रथम श्रेणी प्रथम पाते रहे। उस साल नरेंद्र ने बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं पास किया और महेंद्र ने 10वीं। उसकी छाती गजबर चौड़ी हो गई। सचमुच उसका नाम रोशन करेंगे ये लड़के। महेंद्र को इंजीनियरिंग में आसानी से दाखिला मिल गया। मित्रों और आसपास के लोगों में प्रायः इन बच्चों की योग्यता और सदाचरण की चर्चा होती। औरतें पार्वती के पास बैठती तो प्रायः चर्चा छेड़ देती, और उस दिन भी छिड़ गई। कितने अच्छे लड़के हैं कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के बावजूद उनमें आज तक कोई ऐब नहीं आया। सभी औरतें समर्थन में सिर हिला रही थी, लेकिन एक औरत तनी हुई मुद्रा में पास बैठी थी। किसी औरत ने कहा, अरे तुम इस तरह तनी खामोश क्यों बैठी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं, अगर कुछ बोलूंगी तो पार्वती बहन को बुरा लगेगा। अरे ऐसा क्या बोलोगी जो तुम्हें मुझे बुरा लगेगा? बात यह है कि आप अपने बेटों की प्रशंसा सुनने की इतनी आदी हैं कि दूसरों की बात आपको बर्दाश्त नहीं होगी। पार्वती चौंकी और दूसरी औरतें भी चौंकी। पार्वती बोली, अरे ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहना चाहती हैं और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कहिए ना। नहीं, मैं आपसे अकेले में कहूंगी, सबके सामने कहने की बात नहीं। अरे आप तो बात कहकर मेरे मन में शुबहा पैदा कर रही हैं। आपको जो भी सच्ची झूठी बात करनी हो कहिए, मुझे कोई डर नहीं। मैं और सभी लोग मेरे बच्चों को जानते हैं। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तब उन्हें जानना आसान नहीं रह जाता। पार्वती बहन, आपको पता नहीं है कि आपका नरेंद्र सिगरेट पीता है, ड्रिंक भी करता है और क्या लड़कियां भी छेड़ता है? क्रोध में पार्वती ने कहा। अब चलिए, शेष बात तो आपने स्वयं ही कह दी, और तुमने यह सब खुद देखा है, जैसे तुम ही उसे सिगरेट, शराब और लड़कियां सप्लाई करती हो। पार्वती अपना होश खो बैठी थी। पार्वती बहन, जबान संभाल कर बोलिए, मैंने कहा था ना कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। रही इस बात की सत्यता की तो ये बातें छिपी नहीं रहती। आप जानती हैं मेरे श्रीमान जी उसी कैंपस में प्रोफेसर हैं। उन्हें ये बातें मालूम पड़ी तो बहुत दर्द से बोले कि सुरेंद्र जी और पार्वती जी तक यह बात पहुंचनी चाहिए। मैं इसलिए अकेले में बताना चाहती थी। अच्छा, अब चलती हूँ, नमस्कार। धीरे धीरे और औरतें भी उठकर चली गई। उनके चेहरे ईर्ष्याजन्य प्रसन्नता से खिले हुए थे। पार्वती उस समय तो खूब झल्लाई। उस महिला के चले जाने के बाद भी उन पर बरसती रही, किंतु क्रोध ठंडा होने पर परेशान हो गई। क्या सचमुच ऐसा है? दिन भर सोचती रही। शाम को पति के आने पर समय पाकर उसे यह घटना सुनाई। सुरेंद्र भी परेशान हो गया। विश्वास और अविश्वास के बीच फंसा रहा। रह रहकर उत्तेजना से भर उठता और उसी उत्तेजना में नरेंद्र को बुलाकर पूछना चाहता था। फिर कुछ सोचकर अपने को शांत कर लेता। उत्तेजना से बात बिगड़ जाएगी। फिर सोचता, सूचना गलत भी हो सकती है, इसे भूल जाना चाहिए। भूलने की कोशिश करता, फिर वही संशय उसे घेर लेता। देर तक अपने से लड़ता रहा। आखिर पार्वती से सलाह कर नरेंद्र को बुलाया। नरेंद्र अदब के साथ सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर उसका संशय फिर डिग गया। इतना सुशील लड़का भला यह सब कैसे कर सकता है? नरेंद्र बेटा, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? हाँ पापा जी, अच्छे से चल रही है। ठीक है बेटा, पढ़ाई ही मूल चीज है। आजकल कॉलेजों का माहौल ऐसा हो गया है कि अच्छे से अच्छे लड़के भटक जाते हैं। उनके अच्छे से अच्छा कैरियर और चरित्र खराब हो जाता है। नरेंद्र कुछ बोला नहीं, केवल सप्रश्न नेत्रों से बाप को देखा। तुम्हारे जैसे पुत्र पर मुझे नाज है। तुम्हारी प्रगति और मेरे भाग्य से जलते हैं लोग और तुम्हारे ऊपर लांछन फेंकते हैं। कहकर सुरेंद्र ने नरेंद्र की ओर एक परीक्षक की सी दृष्टि से देखा। कैसा लांछन पापा जी? यही कि बेटा तुम सिगरेट पीने लगे हो और ड्रिंक भी करते हो। नरेंद्र कुछ नहीं बोला। सुरेंद्र भीतर भीतर परेशान हो गया। यह कुछ कहता क्यों नहीं? पापा, सिगरेट पीना ऐसा गुनाह तो नहीं है, उससे कैरियर और चरित्र नष्ट होता हो। तो तुम पीते हो? हाँ पीता हूँ। शराब भी पीते हो? हाँ, कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टियों में ले लेता हूँ। चुप रह बेशरम, छोटे बड़े का लिहाज तुम पी गए। अरे पीते हो तो माँ बाप के सामने छाती तान कर इसे स्वीकार तो ना करते। यह कैसी हिपोक्रेसी आपकी पीढ़ी करती रही है। हमारी पीढ़ी में तो जो करते हैं छिप कर नहीं करते हैं। आपकी पीढ़ी छिप छिप कर वही काम करती है। सुरेंद्र हैरान रह गए। अरे ये कौन सा नरेंद्र है? कब पैदा हुआ? ये कहाँ था? पहले तो से तो नहीं था ऐसा, मैं तो इसे नहीं जानता। वह स्तब्ध थी। पार्वती फूट पड़ी। अरे नालायक बेशरम, बाप से ऐसे बात करते हैं? हमें तो तुम्हारे चरित्र पर नाज था। लोग तुम्हारा दृष्टांत देते थे, हमें नहीं पता था कि तू ऐसा है। कैसा हूँ? आप लोगों को अपने बेटे के आदर्श चरित्र की बातें सुन सुनकर गर्व होता है। मैं आप लोगों के गर्व की संतुष्टि के लिए नकली आदर्श जीवन जीता रहा हूँ। अपने सुखों को दबाकर ऐसी खोखली नैतिकता उड़कर घूमता फिरूं तो लोग कहें
वहाँ अमुक साहब कितने पुण्यात्मा है, उनकी ऐसी संतान मिली। यानी आप लोग मेरा नहीं, अपने अहम की तृप्ति का ख्याल करते हैं। पार्वती कुछ बोलने को ही थी कि सुरेंद्र ने उसे चुप करा दिया। चुप करो पार्वती, अब बोलने से कोई फायदा नहीं। महेंद्र भी वहां खड़ा हो गया। उसकी खामोश आंखों को देखकर वह समझ पाना कठिन था कि उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। सुरेंद्र ने नरेंद्र से कहा, अच्छा जाओ आराम करो, अब बात करने को बचा ही क्या है, और बेटा महेंद्र तुम भी जाओ आराम करो। चले गए दोनों। पार्वती धीरे धीरे सिसकने लगी। चुप करो पार्वती, अब रोने से क्या फायदा है, ये तो सब बातें आजकल आम हो गई हैं। पार्वती सिसकते सिसकते सो गई। के मुंद कर लेटा रहा, नींद नहीं आ रही थी। नरेंद्र का एकाएक नया व्यवहार सुरेंद्र संभाल नहीं पा रहा था। क्यों हुआ ऐसा? क्या कहीं कोई पालन पोषण में गलती रह गई, जिसकी प्रतिक्रिया में नरेंद्र आज ऐसा खड़ा हो गया और माँ बाप की संकोच और अपनी सौम्यता का दिखाता रहा? नहीं, बच्चा ऐसा दोहरा व्यवहार कैसे निभा सकता है। यह अध्याय शुरू हुआ तो नए नए रंग उभरते गए। सुरेंद्र ने चाहा वह मन को समझा ले कि ये सब जीवन के यथार्थ हैं, उस आदर्श को निर्ममता से फेंक दे जिसे अपने पुत्र में देखा था और देखना चाहता था। लेकिन चाहने और होने में अंतर होता है। ना चाहने पर भी नरेंद्र से प्रायः टकराहट होती रहती। नरेंद्र हर बात में बहस करता और अपने तर्क को ऊपर रखता। सुरेंद्र के लिए बड़ा असहनीय हो जाता। कभी कभी वह चीखने चिल्लाने लगता और दोनों की चिल्लाहटों के बीच पार्वती समझौता बनकर खड़ी रहती। चरित्र के विकार के बावजूद नरेंद्र की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई। वह अच्छे अंकों से पास होता रहा। नरेंद्र ने बहुत अच्छे अंकों से बीई पास किया। सुरेंद्र और पार्वती बधाइयों में डूब गए। अपने बेटे की सफलता पर उसके व्यवहार से उत्पन्न कड़वाहट काफी कम हो गई। वे अब प्रसन्न होकर सोचने लगे कि बेटा सरकार में या किसी बड़ी कंपनी में लग जाएगा तो उनका आर्थिक बोझ कम होगा, घर में एक बहू आ जाएगी, बच्चे होंगे, घर में नई रौनक आ जाएगी। सुरेंद्र अच्छी नौकरी में थे किंतु किसी ऊंचे पद पर नहीं। उन्होंने दोनों बेटों की अच्छी पढ़ाई में अपनी आय का अधिकांश भाग झोंक रखा था। विभाग से कर्ज लेकर एक मकान भी बनवा लिया था। कई बार पीएफ से भी कर्ज लेना पड़ा था। अब यह सोचकर राहत अनुभव कर रहे थे कि नरेंद्र की अच्छी तनख्वाह से उनकी आर्थिक कश्मकश दूर होगी। कुछ कंपनियों से बातचीत चली और नरेंद्र नौकरी में आ गया, किंतु नरेंद्र प्रसन्न नहीं दिखाई दिया। एक दिन बोला, पापा मैं स्टेट्स जाना चाहता हूँ। स्टेट्स? हाँ, क्या करने? आगे की पढ़ाई के लिए। तो मुझे इसके लिए रुपए चाहिए। रुपए तो बेटा मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, मैं तो पहले ही खाली हो चुका हूँ। यह मेरे कैरियर का सवाल है, मुझे पैसे चाहिए। कैरियर तो तुम्हारा ठीक ठाक बन गया है, इसके लिए जो कुछ हो सका मैंने किया। अब तो तुम्हारा दायित्व बनता है इस परिवार के प्रति और देश के प्रति भी। मैं चाहूँ भी तो तुम्हारी विदेशी पढ़ाई का खर्चा नहीं संभाल सकता, और अगर तुम्हें विदेश जाना ही है तो कुछ दिन नौकरी करके पैसे एकत्र कर लो, फिर चले जाओ। इस घर में तुम्हारे पैसों का कोई आसरा नहीं है। पीएफ में से निकाल कर 70-80 हजार दे दीजिए। वहां पहुंचने पर कुछ दिन तक खाने पीने के लिए कुछ रुपए पास में होने चाहिए, फिर तो मैं वहां रहकर प्रबंध कर लूंगा। घबराइए नहीं, मैं पैसे लौटा दूंगा। पीएफ के पैसे तो पहले ही बहुत आहत हो चुके हैं। जब तक मैंने आवश्यक समझा उन पैसों को आहत किया, अब नहीं। अब तो 8 साल नौकरी के रह गए हैं, यह कर्ज भर नहीं सकता, और अभी महेंद्र की पढ़ाई और हमारा बुढ़ापा है। ठीक है, काटिएगा अपना बुढ़ापा पीएफ के पैसों को छाती पर लाद कर, कहकर गुस्से में नरेंद्र चला गया। अब सुरेंद्र को नरेंद्र के इस व्यवहार पर दुख नहीं होता था। वह और पार्वती अभ्यस्त हो गए थे। अब चाहते कि वे अधिक सहले ताकि घर में कोलाहल न मचे। पार्वती ने भी नरेंद्र को बहुत समझाया कि वह अपने देश में ही नौकरी करे और उसे अपने और पति के प्यार का वास्ता दिया। अकेला होने का रोना रोया, घर के प्रति जिम्मेदारी याद दिलाई, सब कुछ किया, पर वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। कई महीने बीत गए, दोनों में बोलचाल नहीं हुई। एक दिन महेंद्र ने बताया, भैया अगले सप्ताह स्टेट्स जा रहे हैं। अच्छा, तो उसने चुपचाप वहां जाने की सारी तैयारी कर ली और हमें बताया भी नहीं, और पता भी चला तो महेंद्र के द्वारा। सुरेंद्र ने दर्द से जैसे अपने आप से कहा। पार्वती उस रात बहुत रोई। ना जाने कैसे रहेगा, कहाँ खाएगा पिएगा, ना जाने फिर कब आएगा, वहाँ कौन है जो इसकी देखभाल करेगा। ना रो पार्वती, वहाँ बड़े बड़े मजे में रहेगा। वहाँ दुनिया के सारे सुख है। जो सुख वह चाहता था उसे अपने लोग नहीं पराये लोग दे सकते हैं। यहाँ तो उसके लिए अपने लोग पराये हो गए। वह यहाँ रहकर भी क्या करता। चलो हंसी खुशी, अब उसे जाने दो। आपने ही तो उसे नाराज किया। दे देते पीएफ से सारे पैसे निकाल कर। आखिर ये पैसे बच्चों के लिए है ना। नहीं पार्वती, ये पैसे हमारे अपने लिए हैं, हमारे बुढ़ापे के लिए। जिन पैसों के कारण अपना खून अपने से बोलना बंद कर दे, उनकी अहमियत को समझो पार्वती, और मत भूलो कि तुम्हारा एक और बेटा है जिसकी खर्चीली पढ़ाई अभी 2-3 साल और संभालनी है। उसका शादी ब्याह करना है, उसकी डॉक्टर की दुकान भी खुलवानी पड़ सकती है। नरेंद्र के प्रति हमारा दायित्व पूरा हो गया था।
और नरेंद्र चला गया। जाते समय उसने माँ के पांव छुए तो माँ ने आशीर्वाद देकर मुंह में आंचल ठूस लिया। बेमन से बाप को नमस्ते कहा। बाप ने कहा, जहां रहो सुखी रहो। वह अपने दोस्तों और महेंद्र के साथ एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया तो पार्वती रो पड़ी। महेंद्र एमबीबीएस कर रहा था और सुरेंद्र तथा पार्वती यह सोचकर संतोष अनुभव कर रहे थे कि चलो नरेंद्र गया, महेंद्र तो है। वह माँ बाप के साथ भाई के संवादों को सुनता था और मौन रहता था। सुरेंद्र को लगता कि महेंद्र नरेंद्र के व्यवहार से माँ बाप के प्रति एक पीड़ा का अनुभव करता है, किंतु कहता कुछ नहीं। वैसे भी उसके व्यवहार में काफी स्निग्धता और सौम्यता लक्षित होती थी। साथ रहता तो बहुत अदब से, माँ बाप के हर आदेश का पालन करता। उसके दोस्त भी बहुत सौम्य और सभ्य थे। सभी पढ़ाई की बात करते, कोई हंसी मजाक नहीं, गपशप नहीं। वे अदब से आते, अदब से नमस्कार करते, अदब से चाय पीते, पढ़ने लिखने की बातें करते, चले जाते। पार्वती कहती, कितना अच्छा लड़का है अपने महेंद्र, और कितने अच्छे दोस्त हैं उसके। हाँ, सो तो है पार्वती ये कहता, लेकिन भीतर ही भीतर अनुभव करता इस लड़के और साथियों में लगाव और उष्मा लक्षित नहीं होती। सभी ठंडे हैं। महेंद्र शांत तो बचपन से ही रहा। खेलने कूदने घूमने घामने की अपेक्षा वह अपनी पाठ्य पुस्तकों में खोया रहता था, किंतु उनके साथ उसके लगाव का ठंडापन इधर ज्यादा ही बढ़ता गया। ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी यात्रा घर से बाहर और होने लगती है, बाहरी दुनिया बसने लगती है, लेकिन मित्रों के साथ भी तो लगाव और उष्मा लक्षित नहीं होती। नहीं, जरूर होगी, पर क्या करें। नरेंद्र की तरह उसमें कोई अवगुण तो नजर नहीं आता था। महेंद्र ने अच्छे डिवीजन में एमबीबीएस कर लिया, गोल्ड मेडल पाया, उसकी फोटो अखबार में छपी। सुरेंद्र और पार्वती फूले नहीं समाये। शाबाश बेटे, नाम रोशन कर दिया। माँ बाप ने खुशी में पार्टी देनी चाहिए, किंतु महेंद्र ने ठंडे मन से मना कर दिया। माँ बाप ने समझाना चाहा तो उसने बहस नहीं की, चुपचाप उठकर चला गया। सरकारी अस्पताल में उसकी नौकरी लग गई। माँ बाप निश्चिंत हो गए। साल बीत गया। महेंद्र चुपचाप नौकरी पर जाता आता, घर पर भी चुपचाप कुछ पढ़ता रहता, कभी किसी मित्र के यहाँ निकल जाता। नौकरी के पैसों के बारे में ना उसने कभी बात की, ना माँ बाप ने। साल भर बाद उसने एक दिन ठंडे मन से कहा, पापा जी मैं स्टेट्स जा रहा हूँ। तुम भी? तुम भी क्या मतलब? मतलब यह है कि हम लोग को छोड़कर तुम्हारे बड़े भाई चले गए, तुम भी जा रहे हो? क्यों, कोई रिवाज है क्या? पापा जी, बड़े भाई अपने विकास के लिए गए, मैं अपने विकास के लिए जा रहा हूँ। मैं इनके द्वारा छोड़े गए दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी तो नहीं जीऊंगा। आपको दुकेला रखने के लिए तो मुझे अपनी जिंदगी नहीं मिली है। सुरेंद्र को झटका लगा, किंतु संभल गया। उसे लगा यह महेंद्र कोई नया नहीं है, उसी महेंद्र की चरम परिणति है। यह तू क्या कर रहा है बेटा? पार्वती घबराकर महेंद्र की ओर देखने लगी। वही कर रहा हूँ पार्वती, जो कर सकता था। तुम इसे नहीं जानती, किंतु मैं धीरे धीरे पहचानने लगा था। महेंद्र उत्तेजित नहीं हुआ, ठंडे स्वर में बोला, पापा जी मैं इस विषय पर आप लोगों से बहस करने या अनुमति लेने नहीं आया हूँ, केवल सूचित करने आया हूँ, और पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ। उसकी व्यवस्था हो गई है। और एक दिन वह चला गया। कई साल बीत गए। दोनों ने वहीं नौकरी कर ली, वहीं शादी कर ली, दोनों के बच्चे भी हुए। दोनों के कभी कभी सूचनात्मक पत्र आते। जब भी उनकी शादी या बच्चा पैदा होने की सूचना आई, पार्वती बहुत रोई, बहुत तड़पी। तड़प तो सुरेंद्र को भी कम नहीं हुई, किंतु पार्वती को समझाने के लिए वे अपने को संभाले रखे। बेटे के विवाह का सुख, पोते का सुख, इनसे वंचित होकर माँ का मातृत्व छटपटाएगा नहीं तो क्या करेगा। वह पार्वती को संभालता था, अनेक दृष्टांतों से समझाता था, अपने साथ का वास्ता देता था, किंतु कभी कभी जब खुद उसके ध्यान में बेटे आते थे तो आसमान पे बड़ा सूनापन फैल जाता। वह एक चिड़िया की तरह पर मारता हुआ उस एक सूने से दूसरे सूने छोर तक उड़ता रहता। ऐसे कितने वर्ष बीत गए। पार्वती तो विवाह के समय से ही उसकी आत्मा की धड़कन बन गई थी। सामान्य जीवनचर्या में सुख दुख के अनंत मोड़ों पर, चिंता के गहरे क्षणों में पार्वती ही उसके साथ रही, उसकी शक्ति रही। अब उसे लगता कि वह यहाँ ना रहा होता तो पार्वती ना रही होती। अकेला हो जाने पर पार्वती और भी उसके लिए सक्रिय हो गई थी। विचित्र बात यह थी कि वह पार्वती को समझाता था और पार्वती अपना सारा दर्द लिए दिए अधिक कर्मठ बन गई। उसे उसके सुख दुख की चिंता अब और अधिक होने लगी थी। इन थोड़े वर्षों में वे दोनों एक दूसरे के दर्द बनकर एक दूसरे में समा गए थे कि तभी कॉल बेल बजी। वह चौंका, खोलकर देखा डाकिया चिट्ठी फेंक कर जा रहा था। अरे डाकिया, आने का समय हो गया, 11 बज गए। चिट्ठी उठा ली। श्रीमती पार्वती लाल, प्रेषक नरेंद्र। वह चिट्ठी लिए हुए कुछ देर अनमना सा खड़ा रहा, फिर आंखों से लगा लिया और रोने लगा। शांत हुआ तो कलम उठाई और पार्वती का नाम काटकर लिख दिया नॉट फाउंड, और उसे लेटर बॉक्स में डालने के लिए कमरे से निकल पड़ा।
तो यह मार्मिक कहानी थी शेष यात्रा, जिसके लेखक हैं रामदर्श मिश्र।